नमस्ते। तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो और आज चौपाल पर मौजूद हैं हमारे मेहमान आदरणीय विमल त्रिवेदी जी। आप चिंतक, विचारक, लेखक हैं। अब ये कहना ठीक नहीं है वामपंथ किसी विचार को लेकर वामपंथ से जुड़ा, लेकिन लेखक, विचारक है, देश के बारे में, समाज के बारे में सोचते हैं, बढ़िया लिखते हैं, बढ़िया बोलते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चौपाल पर। हमारे मित्र जर्नलिस्ट, वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश अकील जी मौजूद हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ चौपाल पर। और रिफॉर्म एक्टिविस्ट, अर्थशास्त्री, पत्रकार हमारे मधुर मनोज जी ये अमूमन लगातार बने हुए हैं और मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ मित्रों। और चुनाव जो है बिल्कुल आज संपन्न हो गया है। दिल्ली का चुनाव और 58 सीटों पर चुनाव आज संपन्न हो गया है। चुनाव में यह उत्सुकता रहती है, सूचनाओं की भरमार पड़ी हुई है, सभी चैनल वाले अपने दावे कर रहे हैं। कल हमने तो परसों जो शो हुआ था हमने तोता की बात की थी। आज चर्चा तोता की नहीं होगी, आज तोता प्लस की बातचीत होगी कि क्या पॉलिटिकल पंडित क्या कुछ बता रहे हैं। लेकिन अमूमन यह है कि बंगाल में अब केंद्र सरकार के गुस्से के खिलाफ में लगभग मुझे लगता है कि 78% से ज्यादा वोटिंग हुआ है बंगाल में। गुस्सा किसके खिलाफ है, जनता क्यों बाहर आई है और बंगाल की कहानी की चर्चा चौपाल पर आज होगी। लेकिन मित्रों थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में आपको लेके चलता हूं कि ड्रामा जो है सस्पेंस कुछ बढ़ा है पॉलिटिकल ड्रामा में। और बिहार और यूपी की पृष्ठभूमि से है, गांव में हम लोग ड्रामा देखते थे और दृश्यांतर के वक्त जब सीन बदलता था तो लौंडा डांस होता था, कुछ आइटम सॉन्ग होते थे, कुछ जुमले होते थे, कुछ हास्य व्यंग की कविताएं पढ़ी जाती थी। तमाम गांव के नाटकों में इस प्रकार का दृश्य होता था कि एकदम बिल्कुल जो है कोई आइटम सॉन्ग होता था गांव के ड्रामा में। आज यह है कि बिल्कुल पॉलिटिकल ड्रामा में जो सीन आया है, कई दृश्य बदले हैं और छठे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। हम लोग मछली, मटन और क्या-क्या मंगलसूत्र और तमाम प्रकार की सुहागन और सब कुछ बातें हुई। मछली, मटन, मुसलमान, मुल्तान, मंगलसूत्र। आज लेकिन जो मजेदार बात हुई है, आज राजनीति की सियासत सियासत जो है वह मुजरे पर आकर टिकी है। और मुजरा कौन? भारत के रहनुमा, भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रहनुमा और सबसे ज्यादा सभ्य शिष्ट संसदीय संस्कृति से जुड़े रहने वाले प्रधानमंत्री, जिनके जीवन में धर्म कर्म ही सब कुछ रहा है, साधना और योग सब उनके जीवन में रहा है। आज हमारे मोदी जी मुजरा तक उतर आए हैं। तो आज मुजरा कर रहे थे बिहार में। अच्छा नहीं लगा सुन करके, मुझे तो अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन जो उनके प्रवक्ता हैं, जो उनके प्रशंसक, उनके भक्त भी हैं, उनको भी लगा कि भाई आप क्या बोल रहे हो? देश के प्रधानमंत्री हो, आप भारत का श्रीमुख हैं। आपके मुख से जो बातें निकलनी चाहिए थी, जो निकलती रही है बातें, वो देश और दुनिया के लिए वो बातें अनुकरणीय होती थी, नई प्रेरणा लेती थी। आज जब आप मुजरा तक उतर गए तो आप क्या नई पीढ़ी को कौन सी जमहूरियत की पहचान छोड़ के जाना चाहते हैं, कौन सा संदेश देना चाहते हैं? यह ठीक किसी भी कीमत पर आपको लाख विपक्ष लचर हो, परेशान हो, 10 वर्ष तक और विपक्ष सत्ता में ना आवे, आप 500 से ज्यादा पार चले जाएं, लेकिन इस देश में मूल्य और मर्यादा को बचना बहुत जरूरी है, बचाना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ अग्नि का आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार है, लेकिन हमारी माँ बहनें, हमको याद है कि आग को कैसे बचा के रखती थी कि शाम में चूल्हा जलेगा। मैं कह रहा हूं कि जो संस्कृति की तपिश है, जो आग है, आने वाली जो पीढ़ी संस्कृति जो सिंचित होगी, वो पल्लवित पुष्पित और आगे बढ़ेगी, उसको जीवन मिलेगा उस आग से। आप तो आग पर पानी डाल रहे हैं, आप मर्यादा की हत्या कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि यह आरती कथा समाप्त हो रही है। अब आरती का वक्त आया, 2 तारीख को आरती भी हो जाएगा, 4 तारीख को भोग भी लग जाएगा, प्रसाद वितरण होगा। प्रसाद वितरण में लोग रूठेंगे, मनाए जाएंगे, पदों का वितरण होगा और 4 तारीख के बाद अमूमन आज योगेंद्र यादव, प्रशांत किशोर की जो आपसे बातचीत हुई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौट रही है कि नहीं लौट रही है, लेकिन अगर लौटती है तो यही होगा कि परिभाषा तुलसीदास की बदल दीजिए कि जाहे विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। अभिशप्त हो जाइए कि जाहे, हाँ, अब स्थिति वही होगी
कि जाहे विधि मोदी रखे वही विधि रही, आपको रूठने और बनाने का भी हक नहीं है, विरोध करने हक नहीं है। सब कुछ अब उनके नियंत्रण में चीजें हो जाएगी। मित्रों, आज अमित शाह ने कहा है कि मैं तो सत्ता पा चुका हूँ, 310 सीटें तो पहले मिल गई है, तो बौक क्यों रहो, भटक क्यों रहो। अरे इतनी कड़ी धूप में आराम करो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को घर में विश्राम करने दो। जब बहुमत प्राप्त कर ही लिए, 310 तो 5वें चरण में ही जा चुके थे, तो 200-250 सीट को छोड़ दीजिए विपक्ष के लिए। अब विपक्ष गरीब है, निर्बल है, निसहाय है, छोड़ दीजिए। हम लोग खेतों में जब गेहूं की कटाई करते थे, कुछ फसलें छूट जाती थी, तो उसको बीनने के लिए गरीब लोग जाते थे। हम लोग भी बचपन में धान और गेहूं बीनते थे, जो बच जाता है। अरे भाई, 1-2 सीट राजनीति की खेत में जो फसल लगी है, अगर कुछ बच गया तो विपक्ष को चुनने दो। जब तुमको बहुमत मिल ही गया तो घर में आराम करो। क्यों कार्यकर्ताओं को, क्यों पोलिंग बूथ पर बैठा करके धूप में जलवा रहे हो। बातचीत यहाँ तक चल रही है, चौपाल की शुरुआत में कर रहा हूँ। केजरीवाल को लेकर के पाकिस्तान गए थे, लेकिन लौट कर केजरीवाल ने संभाल लिया। वो फवाद वाला जो ट्वीट आया कि अब मैं बहुत सहानुभूति है कि अरविंद केजरीवाल के पिताजी और परिवार के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मोदी जी को बदल दो। हम बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे, हमारी अरविंद केजरीवाल से, मोदी से लाख असहमति हो सकती है, लेकिन भारत की संप्रभुता और भारत की राजनीतिक मामलों में किसी भी विदेशी ताकत को हस्तक्षेप करने का हक नहीं है। विमल जी, थोड़ी सी आप जो है, विमल जी, जी, राजनीतिक हक नहीं है किसी को कि हमारे आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप करे या ट्वीट करे। अपनी स्थिति को देखे। हम बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं, बेहतर राजनीति करना चाहते हैं, पड़ोसियों को भी बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन पड़ोसी भी सावधान रहे कि बार बार इस तरह से जो है हस्तक्षेप ना करे। बहुत चीजें देखी जा चुकी है। मोदी और केजरीवाल की राजनीति अलग हो सकती है, ये ट्वीट गेम ना करे, अपनी स्थिति को देखे। फिलहाल चुनाव संपन्न है, 58.1% 19% का वोटिंग हुआ है। सीधे तौर पर मैं इस भूमिका के बाद मैं आना चाहता हूँ अखिलेश अखिल जी के पास में शुरुआती। जी विमल जी, आप थोड़ा सा जो है, हाँ, तो जी, जी, तो अखिलेश जी के पास मैं सीधे तौर पर आना चाहता हूँ। अखिलेश जी, आप आज घर पर हैं और चुनाव को पूरा देख रहे हैं। प्रधानमंत्री तो मुजरा की बात मैंने की ही है, और मुझे लगता है कि यह जो तमाम गिरते हुए मानक है, चुनाव है, दावे हैं, तमाम चीजें हैं, इस तमाम दावे और विरोध, सहमति असहमति के बीच में आप छठे चरण में शाम में आपकी क्या समझ बनी है अखिलेश जी? देखिए, ये जो है आज का जो छठा चरण समझिए कि एक चरण और 1 तारीख को होना है, 1 जून। उसमें भी 57-58 सीट पर चुनाव होने हैं। और एक आज जो बड़ी घटना घटी, दो घटना घटी एक तरह से, एक बिहार में और एक समझिए कि बंगाल में। बंगाल में शुरुआती दौर में ही करीब 10 साढ़े 10 बजे एक टीएमसी नेता की मौत हो गई, हत्या हो गई, झड़प हुई बीजेपी और टीएमसी के बीच में, और एक नेता वहाँ मारा गया। वो टीएमसी का नेता था, स्थानीय नेता वहाँ का, वो मारा गया। शाम होते होते करीब 3:30-4 बजे जो घटना आई झारग्राम से, बंगाल से, वहाँ पर भी बड़ी भीषण सी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, और उसमें भी समझिए कई लोग जो है घायल हुए हैं। बीजेपी के कुछ नेताओं को दौड़ा कर भगाया गया, या ये दौड़ता हुआ, भागता हुआ एक वीडियो भी सामने आया जो पुलिस प्रोटेक्शन नेता का कर रही थी। ये तो एक समझिए कि चुनावी लड़ाई की कहानी है। लेकिन जो बिहार में जो घटना घटी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो वहाँ पर व्यूह रचना करी, और वो उनका एक्चुअली कार्यक्रम आज वो मनेर में था वो, और मनेर से वो पटना को साध रहे थे। पटना से जो रामकृपाल यादव, जो पहले आरजेडी की राजनीति करते थे और लालू यादव के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन पिछले 2-3 टर्म से वो बीजेपी के साथ हैं और चुनाव जीतते ही रहे हैं। तो वहाँ पटना को साधने के लिए वहाँ उन्होंने एक बहुत बड़ी व्यूह रचना रची, कई सीटों को उन्होंने वहाँ से साधा, और एक बड़ी बात उन्होंने कह दी, जो जिसकी भूमिका भी आपने भूमिका में बात को रखी है आपने। तो उन्होंने जो बातें कही, लालटेन पर उन्होंने बड़ा व्यंग किया कि दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, बिहार भी बहुत आगे चला गया, और
वो जो है दो घटना बताई उन्होंने, एक तो लालटेन की चर्चा की है, दूसरी चर्चा की परिवारवाद की, और शहजादों की राजनीति की बात की, जैसे कि लालू यादव के बेटा हैं, सोनिया गांधी के पुत्र हैं राहुल गांधी, इस तरह से शहजादे बीजेपी के भीतर कितने शहजादे चुनाव लड़ रहे हैं ये इसकी चर्चा वो नहीं करते हैं। और प्रधानमंत्री होने के नाते और देश के बुजुर्ग नेता हैं, उनको इसकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो चर्चा होने से क्या होता है कि पक्ष विपक्ष के लोग को भी लगता है कि चलो प्रधानमंत्री होने के नाते एक समानता वाली बात कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा करते हैं नहीं, और उनकी जुबान जो है हमेशा फिसलती रहती है। और मजे की बात ये कि कुछ भी बोल जाते हैं, उनके जो अंधभक्त लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का और काम करते हैं, वो उसमें छिंद्रान्वेषण भी नहीं करते हैं। बीजेपी का कोई नेता कितनी ताकत आज नहीं रह गई है, किसी भी नेता की, बड़े से बड़े टॉप लीडर्स बीजेपी का जिसका नाम लीजिए कि नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हो तो उस पर टीका टिप्पणी कर दे, पता नहीं। हालांकि हमने बहुत बीजेपी की राजनीति देखी है, अटल जी की राजनीति देखी है, अटल जी के साथ हमने कुछ समय गुजारा भी है, लेकिन अटल के टाइम में भी बीजेपी के भीतर जो महारथी लोग सब थे वो टोक देते थे, बोलते भी थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के सामने किसी की ताकत नहीं है जो बोलते हैं। और पटना में या बिहार की भूमि पर जाकर आज उन्होंने जो बातें कही, उसे एक दो बातें तो बिल्कुल सच साबित हो रही है कि वो घबराए हुए, काफी परेशान हो गए, और उनको लगता है कि अंतिम बेला में, चूंकि बिहार में 7वें चरण में भी चुनाव है, और उनकी मुश्किल ये बीजेपी की बढ़ी हुई है कि समझिए कि जो जितने भी सर्वे आए हैं, जो इंटरनल सर्वे आते हैं, पार्टीगत सर्वे आते हैं, उसमें 12-13 सीटों पर बीजेपी सिमटती दिख रही है। और लोग ये भी कह रहे हैं, जो सर्वे की रिपोर्ट भी आ रही है, उसका अगर आकलन, हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा भी की थी, तो 20-22 सीटों पर जाकर ये लोग सिमट रहे हैं, 25 सीट पर सिमट रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो पिछले चुनाव में 39 सीट वो जीत गए थे, वहां पर कम से कम जो है 15-18 सीट का डेंट लग रहा है बीजेपी और जदयू को। और सबसे बुरी स्थिति चिराग पासवान की हो गई है। अब चिराग पासवान की अगर 5-6 सीटों पर वो चुनाव लड़ रहे हैं, नहीं जीत पाते हैं, तो बीजेपी की स्थिति और खराब होगी, और कुल मिलाकर सत्ता सरकार में पहुंचने की स्थिति बहुत खराब होने वाली है। बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, बंगाल में जो आज 77-78% चुनाव हुए हैं, ये एक बड़ा मजेदार चुनाव है। ये इस चुनाव को लेकर, आज के मतदान को लेकर कोई भी पार्टी का दावा नहीं कर सकता कि किसके पक्ष में चुनाव हुए हैं। टीएमसी का अपना दावा हो सकता है, बीजेपी का अपना दावा हो सकता है, लेकिन एक बात साफ हो गई है कि बीजेपी को बंगाल में कोई हानि होती नहीं दिख रही है। बीजेपी के पास जो 17-18 सीटें थी, वो हो सकता है सीटें बदल जाए इधर से उधर, लेकिन 16-17-18 सीट 20 सीट तक भी बीजेपी के पास जा सकती है। ये एक मजे की बात है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि बिहार में लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन पर बीजेपी के लोग, खासकर प्रधानमंत्री मोदी, जितने तेजी से हमला कर रहे हैं या हमलावर हुए हैं, तेजस्वी यादव की समझिए कि पैठ जो है जनता में उतनी ही ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। आगामी राष्ट्र चुनाव जो होना है 7वें चरण का, जो बिहार में, समझिए कि वो सीटें ऐसी है जहां से अधिकतर सीटें बीजेपी और जेडीयू वालों ने जीता था, लेकिन अब नहीं लगता है कि उन सीटों में समझिए कि बीजेपी और जेडीयू को कोई सीटें मिलने जा रही है। तेजस्वी यादव के साथ एक प्लस पॉइंट क्या है कि सामाजिक ताना बाना, जिसको जातीय समीकरण बोलते हैं, आज की तारीख का पूरा जातीय समीकरण जो है इंडिया गठबंधन के साथ जा चुका है, या कहिए आरजेडी के साथ जा चुका है। इसलिए सबसे बड़ी परेशानी यही है। तो कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो दिल्ली का बताइए, दिल्ली का दिल्ली का आपके पास आएंगे। दिल्ली का तो हम लोग सभी मित्रों को बड़ा करके दूसरे राउंड में अखिलेश जी तो सुनिए दिल्ली का। हाँ, अखिलेश जी दिल्ली का सुनाइए। हाँ, दिल्ली की कथा सुनाइए। नहीं, मैं ये कह रहा था
दिल्ली के चुनाव जो हमारे घर के पास ही जो करावल नगर इलाके में मैंने कुछ भ्रमण किया मॉर्निंग के समय में, तो उसमें ये देखने को मिला कि जो करीब 54-55% इस इलाके में पूरा वोटिंग हुई है। और उस वोटिंग में समझिए कि दोनों धड़े के लोग हैं। ये नहीं हम कह सकते हैं कि किस पार्टी को ज्यादा वोट मिला, लेकिन ये है कि लोगों में कोई उत्सुकता नहीं थी। और जो उत्सुकता, जो लोग यंगस्टर जो थे, यंग लोग जो है कमोबेश समझिए कि कांग्रेस के पक्ष में वोट देते बहुत मिले हैं। वो काफी समझिए खुश होकर कांग्रेस के पक्ष में वोट देते जा रहे थे। लेकिन मनोज तिवारी की स्थिति इतनी खराब भी नहीं दिखाई पड़ रही है, कांटे की टक्कर है और इस टक्कर में परिणाम जो भी हो ये देखने को मिलेगा ही। जी बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। अभी कन्हैया, आप देखिए जैसे चर्चा होती है, कन्हैया बहुत मजबूत है, उस कारण से मनोज तिवारी की भी चर्चा होती है, टक्कर कांटे की है। और खास करके आज 47-46 डिग्री टेम्परेचर में भारतीय जनता पार्टी के जो सुकुमार समर्थक हैं, भक्त हैं, उस तेज तपिश में पंक्ति में खड़ा रहने वाले नहीं थे। एसी कौन बंद करे, कौन, ठीक है घर में सनातन धर्म बचा लेंगे, घर में हिंदू राष्ट्र बना लेंगे, घर में मोदी भक्ति हो जाएगी, कौन धूप में जाकर के इस चिलचिलाती गर्मी में जाकर के पसीना आप भी तो नहीं है, नहीं मैं तो आप भी तो नहीं है। नहीं, मेरे इतना तो गर्मी में जलने वाला व्यक्ति तो कोई हो नहीं सकता है। इस गर्मी में भी मैं 8 बजे से लेकर के 3-4 बजे तक मैं धूप में जलता हूं। इसलिए मुझे गर्व है कि धूप सहन करने की क्षमता ज्यादा है मुझे। लेकिन यह है कि खुश हो रहे होंगे कि सर आ रहा है। हाँ, नहीं हिंदू राष्ट्र जो है ना, जो हिंदू राष्ट्र जो है वो लोग बना रहे थे, लाइन में कब लगे होंगे, इस कारण से इंडिया ब्लॉक को थोड़ी प्रसन्नता भी है। लेकिन विमल जी को डॉक्टर ने मना किया था कि मूव ना करें, लेकिन अब यह है कि ये भी मोदी जी से कम नहीं है। मोदी जी 75 में भी देखिए कितना सक्रिय हैं, और हमारे विमल जी भी रिटायर नहीं करेंगे। आंख का ऑपरेशन हो कि पैर का ऑपरेशन हो, लेकिन जनवादी प्रश्न जहां होंगे, संघर्ष होंगे, जाएंगे ही। और आंख पर काला चश्मा बांध करके डॉक्टर मना कर रहे हैं, बावजूद भी गए। यही है सक्रियता, यही मोदी तत्व जो है 75 वर्ष में भी इतनी सक्रिय होना, वही विमल जी में भी दिख रही है। विमल जी कभी रिटायर्ड नहीं होंगे, टायर्ड नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास सपने हैं, संघर्ष है, जज्बात है, जिजीविसा है। आइए जिजीविसा के साथ में एक प्रश्न आपसे मैं कर रहा हूं, क्योंकि जानना है मुझे। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया विल थिंक टुमारो। आज वो बंगाल कहाँ है? क्या बम, बारूद, बैलेट और बुलेट, बंदूक, जितना बॉ है, बंगाल है, सब कुछ है, आज फिर दोहरा रहा है। कल जब आजादी के सपने जब टूटे और कानू मजुमदार और कानू सन्याल और चारू मजुमदार जब उसने कहा था कि हमको इस लोकतंत्र पर, चुनाव पर भरोसा नहीं है, उन्होंने बैलेट के बदले बंदूक की बात की थी। लेकिन आज फिर ममता एडिशन में फिर बदला हुआ सब कुछ दिख रहा है। हाँ, और बदला, बंदूकें तो आज भी है, बैलेट भी आज भी है, लेकिन बंगाल कहाँ है? क्यों ऐसा कुछ हो रहा है? जब सेकुलरिज्म पर खतरा है तो फिर येचुरी, कांग्रेस, अधीर रंजन के आज ऑफिस के बाहर में मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर कालिक पोता गया, कहा कि तुमको जाना है जाओ, लेकिन हम ममता को नहीं छोड़ सकते हैं। सीधे तौर पर आज बड़े पैमाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे के पोस्टर पर कांग्रेस के दफ्तर में कालिक पोता गया और आरोप लगाया कि टीएमसी को समाप्त करने के लिए कांग्रेस और सीपीएम मिलकर के, वामपंथी और कांग्रेस, अब तो कांग्रेस को कह रहे हैं कि माओवाद का नया एडिशन है, कांग्रेस बदल चुकी है या माओवाद को समाप्त कर रही है। हम बंगाल में आपको लेके चलना चाहते हैं विमल जी, आप बंगाल एक बार चलिए, बंगाल घूम के आते हैं। दिमाग क्या लग रहा है जो आज चुनाव है और 78-80% का वोटिंग, विमल जी क्या देखते हैं? नमस्ते जी। मुझे लगता है कि अखिलेश जी ने जो विश्लेषण बंगाल का किया है वो पर्याप्त है, और ज्यादा विस्तार में तमाम जो आप बातें कर रहे हैं, माठा फैला रहे हैं, उस पर बात करने की अभी जरूरत नहीं है जी। 2-3 बातें बहुत स्पष्ट है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है ममता के खिलाफ वो भी काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा कहना कि ममता के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो सत्य को झुठलाना होगा। लेकिन ये भी सही है कि जो मोदी का जिस तरीके से, जिस परसेप्शन जो क्रिएट कर रहे हैं, उससे ममता को लाभ हुआ, और ज्यादा बढ़ी हुई वोटिंग का भी कोई सीधे निष्कर्ष निकालना कि ये बीजेपी के पक्ष में है या
सीपीएम कांग्रेस के पक्ष में है या ममता के पक्ष में है, वो अभी क्लैरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है। नेक टू नेक फाइट जो है, भारत की स्थिति ये है, अब एज ए होल हम बात करते हैं, बंगाल की नहीं, भारत की बात ये, एक वाक्य में अगर इस समय तक के चुनाव के विश्लेषण को प्रस्तुत किया जा सकता है तो मोदी जी ने इलेक्शन आयोग के द्वारा जो 7 चरणों का चुनाव पिछले अपने अनुभवों के आधार पर अपनी रणनीति और दांवपेच के तहत जो 7 चरणों का चुनाव करवाया था, वही उनके लिए जहर बन रहा। चुनाव की शुरुआत में ऐसा नहीं था कि मोदी के विरोध की अंडर करंट इतनी गहरी हो, लेकिन चुनाव बीचों बीच में आते आते मोदी के खिलाफ आम जनता ने करवट ली। न उसमें बहुत ज्यादा हम भूमिका अखिलेश की देंगे, न राहुल जी की देंगे, न अन्य विपक्षी नेताओं की देंगे, यद्यपि सबने मेहनत की, न वामपंथियों की देंगे, न संयुक्त किसान मोर्चे की देंगे, यद्यपि इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसने मेहनत न की हो। लेकिन असल में परसेप्शन क्यों जनता के अंदर इस तरीके का आया कि अब बहुत हो गया, तो जो 19 की स्थिति थी, मैंने अपनी आंखों से जो कानपुर में, दिल्ली में जो अपनी आंखों से देखा है, तो पूरी की पूरी एक पट्टी, जहां हम रहते थे खपरा मॉल में, पूरी की पूरी पट्टी जो बीजेपी को वोट देती थी, उसका 60% वोट उस दिन कांग्रेस के आलोक जी को जा रहा था। केवल वो ठोस लोग जो बीजेपी के अलावा कहीं जा ही नहीं सकते थे, वो जी बीजेपी को दे रहे थे। तो ये जनता का करवट लेना, ये भारत की, हमने पिछली बार जब आपके साथ बैठे थे अंतिम बार, तब हमने कहा कि इंडिया शाइनिंग के समय जनता ने करवट ली, जनता ने इतिहास बनाया। अटल बिहारी वाजपेयी या उस समय के कांग्रेस के नेताओं ने ऐसा कुछ नहीं किया था कि यूपीए की सरकार बन जाएगी, उस समय भी जनता ने इतिहास को बनाया था। अब की बार भी परिणाम कुछ भी निकले, लेकिन जनता ने जो इतिहास बनाने की प्रक्रिया शुरू की है, तो 7वें चरण तक आते आते फाइट नेक टू नेक नहीं रह गई। फाइट जो है वास्तव में इस समय की परिस्थिति में वो अपोजिशन के फेवर में है, इंडिया ब्लॉक के फेवर में है। आज एक साथी का आया कि चतुरानंद का, जानते होंगे आप, बोले कि यहाँ के देवरिया से बोल रहे थे कि यहाँ तो हमें कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा जो इंडिया गठबंधन के पक्ष का ना हो। तो मतलब उत्तर प्रदेश की पूर्वांचल की रिपोर्ट है, जहाँ योगी का गोरखपुर है, जहाँ मोदी का बनारस है, तो इन दो सीटों को अगर हम छोड़ दें तो गाजीपुर में या मतलब बलिया, ये जो बलिया में ये तमाम सीटें हैं, इनमें अंबेडकर नगर में, इनमें स्थिति बहुत खराब है बीजेपी की समय। और मैं इन 3 सीटों पर इनका जिक्र कर रहा हूँ, उनमें शायद ही बीजेपी। दिल्ली में जो मैंने अनुभव किया, उसमें जो सच्चाई से मैंने देखा है, अपनी निजी नाक के ऊपर 2 आंखें होती है, एक आंख का ऑपरेशन भी करवाया है, तो उससे भी ज्यादा लाइट आ गई। तो उससे भी जितना हमने देखा, उसने ये पाया कि दिल्ली के सीमापुरी इलाके में है, कपूर बस्ती में, कीर्ति नगर में, मायापुरी में, सोनिया विहार में, जामिया मिलिया में कोई भी प्रत्याशी जो लड़ रहा हो, खास तौर से सीमा विहार में तो एक आदमी हमारे साथ और था, आ गया था, सुहेल अहमद, जो आईपीएस से उसकी एसीपी की नौकरी से इस्तीफा देके यहाँ प्रचार करने आया था। तो हमने देखा कि जिन लोगों में हम थे, तो माइनॉरिटी में तो कोई वोट बीजेपी को वास्तव में अब की बार जो है इस तरीके का एनआरसी का, सीए का जो संकट, तमाम संकट उनके सामने है, तो उनमें तो कोई वोट उन्हें मिलने नहीं जा रहा। हिंदू वोट में जो पूरा का पूरा बंच ही माना जाता था कि बीजेपी को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, उसमें डिवीजन है। तो सवाल ये है कि अब भविष्यवक्ता तो हम कभी रहे नहीं, और ना जो, लेकिन एक बात बाबा आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से, और सबको, देश की जनता को भी बताना चाहता हूँ कि 1 तारीख को चुनाव हो जाने के बाद भी अगर आप जागरूकता कम रखते हैं
जी तो इस तरीके के शासक बहुत आसानी से सत्ता नहीं छोड़ते हैं। जी, बहुत बढ़िया। इस जी वाक्य में बहुत कुछ इस वाक्य में बहुत कुछ छिपा हुआ है। जी 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 हम भविष्य की बात को पहले से बता देते जी हैं। हमारा जी कहना ये है इस समय कि ये किसी का, फिर वही बात कह रहा हूं कि किसी का कोई श्रेय नहीं है। भारत की जनता ने अपनी चेतना, अपनी राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और और पूरी समग्र चेतना को दोबारा एक बार सिद्ध किया है कि आप कुछ भी हमें बहकाने के लिए कर लो, जी लेकिन जी अल्टीमेटली भारत की जनता जो वो इस लायक है कि इस देश के इतिहास का निर्माण वो कर सकती है और उस पर जी विश्वास किया जाना चाहिए। बस बहुत इतनी बढ़िया। बात कह के जी, अपनी बात बहुत बहुत खत्म धन्यवाद की। विमल जी। विमल जी, ये अलग बात है कि मैंने जो अभी परिचय में रायता फैलाया और रायता को आपने समेट दिया, उधर बातचीत नहीं करना चाहे बंगाल और तमाम सवालों को लेकर के मैं ये पूछ भी नहीं सका आपसे कि आप दिल्ली में जब प्रचार के लिए निकले थे तो आप कांग्रेस के मंच पर ज्यादा थे कि आम आदमी पार्टी के मंच पर ज्यादा थे? किसकी ज्यादा आपने बड़ाई की, राहुल गांधी की या अरविंद केजरीवाल की या मुद्दों के केवल पक्ष में बोले या मोदी के केवल खिलाफ में बोले? तो आप हम केवल तो आम आदमी जनता के आदमी जन संगठन की तरफ से जाते हैं। हम किसी जी पॉलिटिकल पार्टी इंडिया गठबंधन के सपोर्ट हमारा पर्चा भी अगर आप देखें तो हमने जी किसी जी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। हम अच्छा तो इंडिया गठबंधन, हाँ, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिखा है। और हमारी राजनीति जनता की राजनीति होती, जनता करवट ले रही, हम जनता के बीच के बहुत छोटे से जनता के बीच के अदना से आदमी है। हम जी जनता के बीच में जनता के साथ रहकर जनता की बात करने के लिए हमने जी जी केवल इतना किया कि उनके अंदर की भावनाओं, आकांक्षाओं और व्यक्तियों को अभिव्यक्त करने के लिए हमने उनको एक दार्शनिक या बौद्धिक या मतलब उनकी दृष्टि को क्लियर करने के लिए उन्हें केवल उनको सलाम किया, सल्यूट किया कि बहुत जो बढ़िया। आप कर रहे हैं हम आपके साथ हैं। बहुत 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 धन्यवाद। आज विमल जी ने बिल्कुल जो है लाख में खींच करके कहीं ले जाना चाहता था लेकिन विमल जी हटे नहीं, डिगे नहीं। मैं सीधे तो मनोज जी के पास में आना चाहता हूँ। मनोज जी, अचानक सोशल मीडिया का जो जनवाद उभर गया, या ये लोकतंत्र का प्रेम कहिए या सवालों के प्रति सोशल मीडिया का सरोकार कहिए या संलग्नता कहिए, क्या सोशल मीडिया अचानक क्यों संवेदनशील हो गया कि पूरे तौर पर ऐसा नहीं है कि मोदी जी के समर्थक कम हैं और उनकी ताकत घट गई है, लेकिन वे लोग कहाँ हैं जो रात दिन नमो नमो, घर घर मोदी, हर हर मोदी, तमाम प्रकार के जो चीजें चल रही थी, वे कार्यकर्ता कहाँ गायब हो गए हैं सोशल मीडिया से? अचानक सोशल मीडिया का और मीडिया का चरित्र क्यों बदल गया है? 2 दिन क्या हुआ कि अमित शाह ने कहा कि 310 सीटें हम जीत रहे हैं। फिर से मीडिया जो है आज फिर जो पाकिस्तान को मीडिया ने घसीटा, फिर जो है कल ब्रेमर वाली बात मैंने की कि अमेरिका में सोशलिस्ट बैठे हुए हैं, वहां से वहां के जो मोदी जी के पॉलिटिकल पंडित है वे वहां से कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। ये अलग बात है। ऋषि सुनक का भी 4 तारीख को चुनाव है, वहां भी दक्षिण पंथ और लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी का क्या संघर्ष, उस पर भी बात करने का नहीं है। लेकिन अचानक देश से बाहर मोदी जी का समर्थन मीडिया ज्यादा कर रहा है, देश के भीतर का मीडिया जो है मोदी जी को बैकआउट कर रहा है। क्या देख रहे हैं छठे चरण में मीडिया, मोदी और 6th फेज का इलेक्शन? मनोज जी, लेबर पार्टी आ रही है। जी देखिए, ये सारी जो पृष्ठभूमि परोसी गई आपके अखिलेश और विमल जी के द्वारा, तो मुझे लगता है कि अब चूंकि हम लोग तो बिल्कुल निरपेक्ष होकर के चीजें करते हैं, ऐसा नहीं कि एक जो है 2 पक्ष की पार्टी रखते हैं और 2 विपक्ष की पार्टी रखते हैं और फिर मुर्गा लड़ाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी वैज्ञानिक विवेचना की जाए तो सबसे पहले मैं तो विमल जी का जिक्र करूंगा कि आज वो बिल्कुल एक विशुद्ध विश्लेषक की भांति आए और बड़ा ही अप टू मार्क मुझे इनका विश्लेषण लगा। देखिए, जो आपके जो सवाल हैं विजेंद्र जी, वो मैं ये कहूंगा कि 1977 में जो राजनीतिक क्षमा बधी थी और जिस तरीके से इंदिरा गांधी देश की एक अधिनायक के रूप में जानी गई, लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया, आज ठीक वैसा ही परिदृश्य मुझे दिखाई देता है। इंदिरा गांधी की ही सरीखा नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व है। ठीक है कि घोषित आपातकाल नहीं है, अघोषित आपातकाल है। ठीक है कि एक तरह से घोषित रूप से टेक्निकली मोदी डिक्टेटर नहीं है। इंदिरा गांधी ने तो आपातकाल घोषित करके एक तरह से
टेक्निकली डिक्टेटर बन गई थी। मोदी टेक्निकली डिक्टेटर नहीं है, इन्होंने मैनेज किया हुआ है अपनी पार्टी को, अपनी सरकार को और सब चीज को। लेकिन यह देखिए कि 1977 में भी इंदिरा गांधी के खिलाफ इतना माहौल चला, पूरा नॉर्थ इंडिया ने एक तरह से कांग्रेस का राउट कर दिया, लेकिन समूचे साउथ इंडिया में कांग्रेस का वर्चस्व वैसे ही था। आज नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को लेकर 2 महीना पहले हर विश्लेषक, जैसे कि विमल जी भी कह रहे हैं, ये तो बिल्कुल ध्रुव विरोधी हैं, और ये बात सबको लग रहा था कि ये बड़ा आसानी से पूरा राजनीतिक माहौल, क्योंकि मोदी से जो काम की अपेक्षा थी घोषित और अघोषित, उसने सबको टेकअप कर लिया था। लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव के पहले अपने राजनीतिक विपक्षियों को एकदम कोल्ड ब्लडेड जो मर्डर किया जाता है, वैसा ही कोल्ड ब्लडेड पॉलिटिकल मर्डर किया गया और सीधे मुख्यमंत्री को जेल के सीखचों में भेजना, बैक टू बैक 2 मुख्यमंत्री को। मुझे लगता है कि जनता इससे ऑफेंडेड फील हुई और मोदी का वो पूरा समीकरण एक तरह से जो है ना प्रतिकूल स्थिति में चला गया। आपने मीडिया का हवाला दिया, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि मीडिया जो जिसका गला दबाया जा रहा था, येन केन प्रकारेण, ठीक है कि बदलती टेक्नोलॉजी भी गला दबाती है, बदलता मीडिया का हैबिट गला दबाता है मीडिया का, और मीडिया का एक अपना चरित्र मीडिया के लोगों का कि आपस में टांग खिंचौल और जरूरत से ज्यादा महान बनना और अपने जमीन को न सोच करके पूरे हवा में उड़ना, जो मीडिया का कैरेक्टर है, उससे मीडिया जो बुलडोज हुआ और नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल एक तरह से सत्ता के हित में मीडिया का प्रयोग किया, तो वह मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया से हटकर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आई, उसने अपनी पूरी निराशा, हताशा और कुंठा का पूरा प्रतिकार किया और अपने तरीके से मोदी के खिलाफ पूरा सोशल मीडिया जो है एक तरह से जग गया। अब उसके बाद में और जो ये विश्लेषण हुआ कि जो अलग अलग बयानात आए, आरएसएस के साथ संबंधों की बात हुई, बेरोजगारी के सवाल पर यह सरकार अहंकारी दिखी, कोई उसका, हालांकि यह सरकार बड़ी पॉलिटिकली होशियार है, एक एक इश्यू को टेकअप करती है। अब आपने उस दिन महंगाई की बात की, तो मैंने आपको यह बताया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों को इन्होंने पहले ही कंट्रोल कर लिया, कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं छोड़ा। बेरोजगारी को लेकर के यह सरकार बचती रही, वह यह कह सकती थी कि हम अगले रिजीम में आकर अपने सरकार टोटल सरकारी जो वैकेंसीज है सबको हम भरेंगे, और विपक्षियों को यह मौका दे रहे हैं। लेकिन इनकी पॉलिटिकल मशीनरी, अपने पार्टी पर पूरा नियंत्रण, पूरा एक तरह से संसाधनों से लवरेज होना और मीडिया और तमाम चीजें जो इनका एक पहले से वजूद बना हुआ है उसका चलना, ऐसा नहीं है कि मोदी की अलोकप्रियता हर जगह जो है बढ़ गई है। कई, आज मैं एक चैनल पर बैठा था, कई सारी जमीन से रिपोर्टरों की रिपोर्ट आ रही थी झारखंड से और इवन की कुछ बंगाल से, वहां पर कई मतदाताओं को यह बिल्कुल सुनते कतार में देखा गया, हम तो मोदी के लिए वोट देंगे। पर एनीवे, वो कोई उसका प्रतीक नहीं है कि उसकी वजह से मोदी जीत जाएंगे या मोदी हार जाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर के मोमेंटम तो शिफ्ट हुआ है। और ऐसे में एक तरह से जो आपने, विमल जी ने कहा कि जनता जगती है, एक बात सही है कि जनता थोड़ा देर से जगती है, बुद्धिजीवी तुरंत अलर्ट हो जाते हैं क्योंकि वो संवेदनशील होते हैं। जहां सरकार अपने नीति शास्त्र से या अपने तमाम जो एक उसका एक स्टैंडर्ड जो यार्डस्टिक बना है उससे अलग हट करके कोई व्यवहार करती है, तो बुद्धिजीवी ऑफेंडेड फील होता है, और यही फ्रीडम ऑफ प्रेस या सिविल सोसाइटी का जगना, यही सब उसका प्रतीक होता है। लेकिन जनता एक क्यूमुलेटिव तरीके से चीजों को लेती है। अब जैसे कपिल सिब्बल का एक इंटरव्यू आ रहा था कि हम फिल्म एक बार देखते हैं और बहुत ज्यादा देखेंगे तो दूसरी बार देख लेंगे, तीसरी बार हम फिल्म देखना पसंद नहीं करते। उनका इशारा मोदी का जो ऑरा है और मोदी का जो एक क्लाउड पूरे हिंदुस्तान में बना हुआ है, वो चीज जो है उससे उनका मतलब था। लेकिन एक अंतर बड़ा स्पष्ट दिख रहा है कि 1977 में इंदिरा गांधी के खिलाफ भारत की पॉलिटिकल जमात और पॉलिटिशियन जो जगे थे और जो उन्होंने पूरे देश को एक तरह से पूरी चेतना युक्त किया, राजनीतिक चेतना का संचार किया, वो सारे लीडर बड़े बड़े स्टॉलवार्ट थे हर तरीके से। आज मोदी के बरक्स इंडिया ब्लॉक के किसी एक लीडर को भी आप मैच्योर नहीं कह सकते। एक शरद पवार है तो वो सीनियर है तो अपने में घिरे हुए हैं। आज के दौर के, ठीक है, लालू यादव को ले लीजिए तो लालू यादव खुद न चुनाव लड़ रहे हैं और न ही उसमें है।
नीतीश कुमार उन्होंने खुद जो है साष्टांग दंडवत कर लिया। ममता बनर्जी है वो बंगाल तक सीमित है, लेकिन उनकी भी जो स्टाइल है या उनके जो तौर तरीके हैं वह तो उनके अपने इंडिया ब्लॉक के कई समर्थकों को नागवार लगता है। तो ऐसे अब नवीन पटनायक है तो वो अभी उन्होंने कोई राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा का इजहार नहीं किया है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना है कि मोदी के विकल्प में कोई ऐसे गैलेक्सी ऑफ लीडर और इस तरीके का एक मैच्योर्ड स्टेट्समैन हमें नहीं दिखाई देता। और कहीं ना कहीं मोदी ने जो ऑरा इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर और अपनी पूरी पार्टी पर जो लार्जर देन द लाइफ और ग्रेटर देन द नेशन की इमेज बनाई है, अभी भी उसके फेवर में बैटिंग कर रही है। लेकिन निश्चित रूप से जनता में एक प्रतिकूल वातावरण बना है और यदि जो भी इनकी सीटें घटे, कम हो, हारे या जो भी चीज आएगा 300 के नीचे या 280 के नीचे या 250 के नीचे, अब तो मुझे लगता है कि ये रिपोर्ट आई है कि बिहार में 2 सीटों को छोड़कर हर सीटों पर एकदम नेक टू नेक फाइट हो रहा है और इस तरीके का नजारा पहले नहीं था। मुझे तो लगता है कि हम 15 सीट कह रहे हैं घटोतरी होगी, मुझे लगता है आधी से ज्यादा सीटें कम ना हो जाए। यूपी में जैसा विमल जी बता रहे हैं इस तरीके का रिपोर्ट और लोग भी दे रहे हैं, क्योंकि हर सीटों पर जो है तगड़ा फाइट हो रहा है। तो ऐसे में रिजल्ट अगर 200 भी चला जाए, 200 से भी नीचे भी चला जाए, कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के जो 10 सालों का एक ऑरा जो मोदी का डेवलप हुआ था, आज इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बहाने उसी डेमोक्रेसी के होने वाली कमी को ही काउंटर करने का काम वही डेमोक्रेटिक इलेक्शनियरिंग प्रोसेस कर सकता है। लेकिन इसमें कई तरीके के अनर्गल भी बहस हुए, जैसे कि ईवीएम का, अगर अब विपक्ष को वोट मिलेगा तो कोई ईवीएम की बात नहीं करेगा। कई सारी चीजें हैं। अब जैसे 16 लाख करोड़ की मैंने बात की, तो कई गलत नैरेटिव जो है विपक्ष के द्वारा भी गढ़े जाते हैं। हमारा काम है कि बिल्कुल एक वैज्ञानिक विवेचना की जाए और बिल्कुल कट टू कट अलग अलग मानकों पर या डिस्ट्रिक्ट पर विपक्ष की या सरकार की नैतिकता और अनैतिकता दोनों का हवाला दिया जाए और लोकतंत्र में एक स्वस्थ जनमत का निर्माण किया जाए, जो आज की मीडिया दुर्भाग्य से नहीं कर पा रही है। जी 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 अखिलेश जी के पास मैं आऊंगा। इसके पहले विमल दास से आज सुनने का सच बात यही कि आज बहुत चाह रहे कि आप बोले और हम लोग सीखे भी समझे भी। एक बात विमल दास आपसे मैं करना चाह रहा हूं कि 4 तारीख के बाद परिणाम जो हो, पक्ष में जाए विपक्ष में जाए, यह एक बड़ी संभावना बनी है कि जब तक गैर बराबरी, भूख और बेबसी रहेगी, जब तक भूखा नंगा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, यह तय। इसमें विपक्ष की भूमिका कमतर हो सकती है, बृहत्तर हो सकती है या निरर्थक भी हो सकती है, लेकिन जब तक मुद्दा जीवित है, जब तक सवाल जीवित है, तो संघर्ष जारी रहेंगे, हुकूमत कुछ भी हो। लेकिन एक बात केवल जानना यह है कि 4 तारीख के बाद जो भारतीय समाज के जो प्रश्न हैं, जो सनातन सवाल है, हिंदुत्व के सवाल हैं, तत्व चिंतन के सवाल हैं, प्रकृति पर्यावरण के सवाल हैं, गांव गाय गंगा गीता गायत्री गांधी के सवाल है, तमाम प्रकार के प्रश्न है। बीजेपी के पास कोई एजेंसी नहीं है हिंदुत्व की बात करने के लिए, सनातन धर्म की बात करने के लिए, सीमाओं की बात करने, ठेकेदारी हमने दी नहीं है। लेकिन विपक्ष के भीतर भारतीय समाज को लेकर के, भारत के थॉट प्रोसेस को लेकर, चिंतन प्रक्रिया को लेकर के जो कमियां दिखती है, थोड़ा सा असुरक्षा बोध होता है। जो कथित हिंदू नवजागरण है, जो अस्मिता जगी है चाहे अनचाहे, जो प्रतिकार का जवाब देना सीखी है और आतिताई व्यवस्था के खिलाफ में सड़क पर आना सीख गई है, इसका क्या होगा जब 4 तारीख को यह निजाम नहीं रहेगा? क्या विपक्ष से सनातन धर्म, सनातन जीवन मूल्य, हिंदुत्व की रक्षा हो पाएगी? नहीं हो पाएगी तो भारत के अस्तित्व पर क्या यह खतरा आपको नहीं दिख रहा है विमल जी? हाँ, देखो इसका एक बहुत बढ़िया जवाब आप न सुन पाए हो तो अलग है, लेकिन मनोहर मनोज जी ने एक बात कही है, एक वाक्य कहा, उन्हें भी याद ना हो, बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने कि जन आंदोलन से निकली हुई जो गैलेक्सी थी 77 में, अब की बार का जन आंदोलन वो गैलेक्सी नहीं निकाल पाया। मतलब जन आंदोलन से निकला हुआ है। उस समय लालू क्या थे? लड़के थे। मुलायम सिंह क्या थे? लड़के थे। 77 के आंदोलन ने इन लोगों को, भारत को, इन लोगों को नेता किया, इन लोगों को नेता। और
यहाँ तो आज का हमारा संयुक्त किसान मोर्चे का या मजदूरों का या क्या कोई उस तरीके का सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, या जयप्रकाश दहाड़ रहे थे सी लिविंग द पैराडाइज ऑफ फूल, तो उस तरीके का जन आंदोलन तमाम पीसाईनाथ और तमाम लोगों की इच्छा के बावजूद ऐन चुनाव के पहले कोई जन आंदोलन नहीं बना। और लेकिन उसकी अपनी एक भूमिका रही, पृष्ठभूमि में भारत की जनता को जगाने में भूमिका रही, पृष्ठभूमि में विपक्ष की पीठ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसको सीधा करने में इन आंदोलनों की भूमिका रही। और जहां तक जो आपका प्रश्न है, कोई भी मूल्य, हम इसके पहले भी आपके चैनल पर कह चुके, कोई भी मूल्य न तो शाश्वत होता है न स्थिर होता है। हर मूल्य चेतना संबंधी आध्यात्मिक जो मूल्य होते हैं, उनको आत्मिक मूल्य जिन्हें कहते हैं, वो देश काल के सापेक्ष नए दो तरीके से बनते हैं, या तो वो प्रगतिशील दिशा में बनते हैं या वो पुरातनपंथी दिशा में बनते हैं। मूल्य हमेशा सहित होते हैं। मैं इसको किस रूप में कहता था? मैं इसको इस रूप में हमेशा कहता था कि दुनिया में सब चीज नाशवान है, यहाँ तक कि वो सारे अच्छे अच्छे वाक्य भी नाशवान है जो आज तक धरती में मानवता के आने के बाद आज तक कहे गए। केवल एक चीज नाशवान नहीं है, वो है परिवर्तन। तो सवाल ये है, परिवर्तन माने सब, हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज, यहाँ तक कि विचारधारा, वो सब कुछ परिवर्तनशील है। तो आज जो 10 साल से भारत के अंदर चीजों की परिभाषा को खांचों में रखा जा रहा है, ये है सनातन, ये है अध्यात्म, ये है हिंदुत्व, ये है जाति, ये है धर्म। तो और उसके सहारे ये है मंदिर, ये है मस्जिद, और उसको सत्ता की एक सीढ़ी बना लिया गया। सत्ता की सीढ़ी के लिए जो परिभाषा उचित है, उसको फ्रेम में रख दिया गया। तो आज उसके खिलाफ भी भारतीय जनता के मानस में एक बगावत पैदा हो रही है, हालांकि वो जानती नहीं है हम इस हिंदुत्व को क्यों माने। हमारा हिंदुत्व तो हमेशा रामचरितमानस हमारी माएँ पढ़ती थी, बच्ची पढ़ती थी, सारा पूरा परिवार पढ़ता था, हम प्रेरणा लेते थे गांव के जीवन में, ग्रामीण जीवन में। आज मैं बताया जा रहा रामचरितमानस चलवाइए कि मंदिर बना दो, हम क्यों माने इस बात को? हम मंदिर के दर्शन करेंगे, मंदिर अच्छी चीज है। तो जो हमारे जिनको आप सनातन कह रहे हो, सनातन केवल एक चीज है, 1000 बार मैं कह चुका हूं आपसे, सनातन है रीत। सत्य भी सनातन नहीं है, सनातन है रीत, जो सत्य को पैदा करने का नियम है। सत्य हमेशा परिवर्तनशील है, किंतु रीत सत्य के परिवर्तनशील बनाने के नियमों को निर्धारित करने वाला तत्व है, जिसको हम सत्य का बाप कहते हैं। तो चेतना भी बाबा आगे आने वाले समय में, ये जो अभी 10 साल के अंदर एक जेल में बुद्धि को, चेतना को, अध्यात्म को, विचार को एक कैद खाने में जो बनाने का प्रयास किया गया है, केवल ऐसा नहीं है कि केवल 4 लेबर कोड से मजदूरों का कैद खाना ये देश बन जाए, ऐसा नहीं है। कारपोरेट 3 काले कानूनों से किसानों की खेती कारपोरेट को दे दी जाए, किसान कैद खाने में बन जाए ना। विचारों का कैद खाना भी इस देश को बनाया गया है, विचारों का कैद खाना भी इस देश को बनाया गया है। आज हम जैसा कि कहते हैं, और जैसा कि मनोज ने कहा कि जन आंदोलन ने केवल अब की बार गैलेक्सी तो नहीं दी, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की। जितना भी था उसने भारतीय जनता जो करवट ले रही है, तो केवल सत्ता बदलने के लिए नहीं ले रही है। भारतीय जनता की ये करवट विचारधारा के क्षेत्र में, और जो आपके चिंताएं और सरोकार हैं उनके क्षेत्र में भी जो नया सृजन करेगी, हम उसको, हमें सब लोगों को उसको आशावादी दृष्टिकोण से देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि हम उसमें और उसको सुंदर बनाने के लिए, और सत्य की तरफ प्रेरित करने के लिए, और उसको सौंदर्यवान बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, अपनी भूमिका क्या निभा सकते हैं।
धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी। और एक तो चौपाल का ये अंतिम चरण में विमल जी ने नेत्र का ऑपरेशन क्या कराया है कि उन्होंने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली है और उनकी हाँ, हाँ। तो ऐसा ऑपरेशन मैं भी करा लूँ ताकि दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए। ये एक बड़ी बात है, इनका त्रिनेत्र खुला है और मैं इस फिर आपका त्रिनेत्र सनातन का दुकान चल जाएगा। हाँ, नहीं ये सनातन धर्म का जो तत्व है ना, त्रिनेत्र खुला है, दृष्टि बहाल हुई है, लेकिन लौकिक दृष्टि से नहीं बल्कि आध्यात्मिक पारलौकिक दृष्टिकोण से भी विमल जी बड़े सक्षम वक्ता साबित हुए हैं। बहुत-बहुत सलाम, नमस्कार आपको करता हूँ। इस योग्यता मैं अखिलेश जी के पास आना चाहता हूँ। अखिलेश जी 2 मिनट का समय आप चलते थे। विमल जी को सुनना था, बहुत दिन के बाद आए थे। नहीं तो जानते करते हैं कि हमारा विमल जी का जो है फिर हमको डाँटते कि तुमने जो है हमको तंग किया है। आज लेकिन मैं सलाम कर रहा हूँ इनकी दिव्य दृष्टि को। हाँ, तो ऑपरेशन आप भी कराना चाह रहे थे अखिलेश जी। आपकी दृष्टि जो है एक तो ये सीधे तौर पर जो मैं बात सवाल इनसे किया था, मैं सीधे तौर पर ये कह रहा हूँ कि वो गए थे कोठे पर मुजरा को बंद कराने, वहाँ पैसे की खनक देख करके स्वयं नाचने लग गए। ये जो मोदी जी नाच रहे हैं मुजरा और तमाम चीज़ें, आपको क्या लगता है कि हाँ, कि क्यों ऐसा कर रहे हैं कि चलते-चलते जनता को नेता को करना चाहिए, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये जो आप विमल जी से जो सवाल पूछ रहे थे, मैं उसी पर 2 जी, मिनट 1 मिनट बता बोल दूंगा। बो बोल लीजिए, तो वही बोल दीजिए आप। सनातन की चर्चा की, हिंदुत्व की चर्चा की जी, और फिर आपने ये से पूछा कि 4 जून के बाद क्या होगा, ये हिंदुत्व, ये सनातन का क्या होगा, बचेगा या क्या जाएगा, या इंडिया जी, गठबंधन जो या विपक्षी पार्टियां सनातन के साथ क्या करेगा। जी, क्या मैं करेगा? जी, आपसे पूछ रहा हूँ बाबा, ये सनातन, कौन सनातन की बात आप कर रहे हैं, किस सनातन की बात? आपका सनातन जो बीजेपी का सनातन है या देश के सांस्कृतिक सनातन है, उसकी चर्चा है। वो जो जी, है ठीक, बहुत बढ़िया। नहीं, आपके जो आज निकले हैं वो तो वही मनोज जी बीजेपी हैं वाले बचे हुए। जी, गाय गोबर हिंदुत्व वाली बात आप कर रहे हैं। मैं जी, ये कह रहा हूँ कि इसी देश में और अभी हाल में ही इसी सनातन को लेकर देश में चर्चा हुई जब अयोध्या में राम मंदिर जी, का उद्घाटन हो रहा था, तो 2-3 बड़ी घटनाएं घटी। 3 महीना तक देश और दुनिया पूरा नाच रहा था उसी सनातन को लेकर। मैं ही आपसे एक सवाल कर रहा हूँ कि जिस सनातन को लेकर चर्चा चल रही थी कि सनातन संस्कृति, सनातन राम, हिंदू मंदिर, तमाम चीजें, इसी देश के 4 शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, मेन सनातनी तो वो है जो हमारे सांस्कृतिक पुरुष माने जाते हैं। हिंदू धर्म के रक्षक मेन सनातनी 4 शंकराचार्य बनाया गया, तो चारों शंकराचार्य की बात को नरेंद्र मोदी ने माना या बीजेपी के हिंदुओं ने माना या बीजेपी के सनातनियों ने माना? नहीं माना ना। तो सबके अपने अपने सनातन हैं और सब अपने सनातन में जी रहा है और जीना भी चाहिए सबके। देखिए मनोज जी क्या बोलेंगे, आप क्या, सबके अपने अकॉर्डिंगली अपना लाभ हानि की कहानी होती है और सत्य यह है कि कोई भी चीज यथार्थ नहीं होता है। सारी चीजें अभी विमल जी बोल रहे थे ना, परिवर्तनशील है, वक्त के अनुसार हर चीजें बदल जाती है, परिभाषा भी बदल जाता है, इंसान की बोलचाल भी बदल जाती है, जैसे नरेंद्र मोदी की बोलचाल अभी बदली हुई है। मैं ये कह रहा हूँ, मोदी एक बात और बोल रहे थे कि विकल्प की बात बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी वास्तव में देश के बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हमारे हैं और अनडाउटली बीजेपी के वो महान नेता के रूप में अभी वो शिखर पर खड़े हैं। लेकिन विपक्ष में अगर कोई ऐसा नेता नहीं है तो खड़गे क्या है? खड़गे उनसे कमजोर है क्या? खड़गे उनसे कमजोर है? आप छोड़ दीजिए ना, मनोज जी को ही मैं उदाहरण देता हूँ, आप भी पढ़े लिखे हैं, राजनीति भी खेल चुके हैं, आपको प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप देश नहीं चलाइएगा? चलाइएगा ना? आपके पास ज्ञान की कमी है, अर्थशास्त्र को जानते हैं, राजनीति को समझ ही रहे हैं, और राजनीति झूठ, फरेब, ठगी, बेईमानी, यही तो राजनीति है। जनता को बांटो और सत्ता पाओ। तो दूसरी चीज ये है कि अभी जो जैसे मान लीजिए किसी पूर्वी ये उत्तरी दिल्ली से मनोज तिवारी चुनाव लड़ रहे हैं, वो क्या है? वो
क्यों उनको सांसद बनना चाहिए? या मनोज तिवारी की तरह बहुत सारे सांसद है, क्यों है? वो क्या है उनको? मनोज को क्यों नहीं, मनोज मनोहर को क्यों नहीं बनना चाहिए सांसद? क्या बात है ये कि विकल्प की बात? ये तो विकल्प वाली बीजेपी बात करते हैं ये। हमें समझ में आज, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं किसी टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ने जाता हूँ और फिर एक दिन ऐसा आता है मैं स्कूल का टीचर बन जाता हूँ। होता है कि नहीं होता है? जी अखिलेश भाई, हम रिपोर्टर बन के आते हैं काम करने, फिर वरिष्ठ पत्रकार हो जाते हैं, संपादक बन जाते हैं। ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन तो होता है समय काल के अनुसार। इसलिए सत्य यही है कि जो हर समय काल परिस्थिति के अनुसार जो बदलाव होते हैं वही अंतिम सत्य है। भगवान तो कोई है नहीं। अब तो नरेंद्र मोदी को ये बीजेपी के करीब 50 नेता भगवान की श्रेणी में रख गए हैं। आज ही उसका बयान आया है, कौन वो लड़की एक लड़ रही है, कोई सिनेमा में काम करती है उधर, कंगना रनौत। आपको देखिए विमल जी को नाम पता है, आप नाम भूल जाते। विमल जी को जानकारी है कंगना के बारे में। जी अखिलेश जी भूल जाते। जी आज बयान आया है, बड़ा अद्भुत बयान है कि लोग कहते हैं, लोग ध्यान दीजिएगा, लोग कहते हैं कि वो भगवान के अवतार है। अच्छा, कौन लोग है भैया? जी कौन लोग है? तो ये सब तमाम चीजें हैं, इसलिए सनातन की चर्चा मत करिए। अच्छा, हम हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं, रहेंगे, हमको उस पर गर्व भी है। लेकिन ये झूठा वातावरण पैदा करके जो है ना समाज को बांटना, हिंदू मुसलमान करना, मंदिर मस्जिद करना, ये लोग यही लोग करते हैं। राजनीतिबाज, वो कांग्रेस वाले हो, बीजेपी वाले हो। जी अब आज कोई कॉल आ रहा है अखिलेश जी। अब मैं सीधे मनोज जी के पास में आता हूँ। आज आपने मैं अगर मनोज जी को कहता तो आपके मुंह से निकली हुई बातें सच साबित हो कि आपने मनोज जी के प्रति प्रधानमंत्री, सांसद, लेकिन आज तक आपने हमारे बारे में भी कभी कहे होते कि बाबा आप भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन मनोज के बारे में आपने चर्चा की है, वो अच्छा है। हो सकता है कि आपके मुंह में घी शक्कर की ऐसी बातें हो जाए और देश का नया निजाम जो है मनोज के पास में आ जाए और बेहतर इंतजाम भी देश में हो जाए। ये चर्चा कभी कभी मुंह से बातें निकल जाती है, तो उसको आशा के रूप में देखना चाहिए। हो सकता है कि परमात्मा ने, ब्रह्म ने, प्रभु राम ने आपके मुंह में यह वाणी दी है कि मनोज भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। ऐसा हो भी जाए तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मनोज जी के पास आना चाहता हूँ। मनोज जी, एक सवाल यह है कि इधर इन दिनों चाणक्यों की बहुत प्रोडक्शन हो गया है, बहुत प्रोडक्शन। मुझे लगता है भारत के इतिहास में जितनी गेहूं और जितनी धान की फसल तैयार नहीं हुई है, लेकिन चाणक्य का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। अब इस पार्टी के चाणक्य, राजनीति के चाणक्य, भाजपा के चाणक्य, राजद के चाणक्य। चाणक्य का मतलब धूर्तई है, चाणक्य का मतलब जुमलेबाजी है, चाणक्य का मतलब जनता से ठगी है, चाणक्य का मतलब जन भावना को दिशाहीन करना है, चाणक्य का मतलब केवल क्या है? चाणक्य लगातार जब देखो तो इस चाणक्य ने इतनी सीटें दी, उस दल के चाणक्य ने इतनी सीटें दी। ये जो चाणक्य हो रहा है, आपको भी चाणक्य होने की इच्छा है मनोज जी? और क्या देख रहे हैं आप? आपकी भविष्यवाणी है? सबसे पहले तो आपके इस सवाल को हम टेकअप करें। देखिए, चाणक्य का जो व्यक्तित्व भारतीय इतिहास में है वो एक ऐसे रणनीतिकार का है जो यथेष्ट और आदर्श की प्राप्ति के लिए कई सारे अनादर्शों का भी जो सहारा लेता हो, लेकिन अल्टीमेट गोल है आदर्श की प्राप्ति, राष्ट्र के हित की प्राप्ति, अपने संस्था के महान लक्ष्य की प्राप्ति। तो जो चाणक्य के बारे में जो आपने प्रतीकात्मक चीजें कही वो बिल्कुल चाणक्य के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता। यह ठीक है कि चाणक्य ने, अमित शाह को आप चाणक्य कह सकते हैं जी? नहीं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वो चाणक्य सही में है, क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का जितना स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है वो अमित शाह बड़े सफलतापूर्वक करता है। देखिए, 2014 के चुनाव में जो उत्तर प्रदेश का उनको प्रभारी बनाया गया, उसने अपना मेटल प्रूफ कर दिया। जो उत्तर प्रदेश में एकदम निराशा में डूबी हुई थी भारतीय जनता पार्टी, 50 सीट की भी कल्पना नहीं कर सकती थी,
और वो जी। 73 सीट अमित शाह ने जिताया। नॉट ओनली दैट, अमित शाह को जब अध्यक्ष बनाया यही तो गया मैं कह रहा हूं, बीजेपी चाणक्य का, का काम सीट जिताना रह गया है कि राष्ट्र के नहीं व्यापक, सीट यही जिताना बात नहीं, हम। पूरी रणनीति उसमें आपका हर चीज का अपराइजिंग, आपके इंस्टीट्यूशन का जो भी अपग्रेडेशन है, आपकी जी आप अपने लिए भी चाणक्य हो सकते हैं। अब चाणक्य ने जी कहा कि जब तक कोई सफलता हासिल न हो जाए उसको जो है आप डिस्क्लोज मत करिए। ये बिल्कुल आप जी व्यवहारिक जीवन में ये चीज देख सकते हैं। जहां जी जी आपने जी कोई चीज चर्चा की, अखिलेश जी को भी बात मालूम है कि जहां आप पहले बोल देते हैं मामला गड़बड़ा जाता है। चाणक्य की जी नीति कहती है कि मत कहिए। बहरहाल ये तो एक अलग से सवाल हो गया प्रहसन में। आज जो जी पॉलिटिकल डिबेट हुआ, अखिलेश जी थोड़ा सा चिड़चिड़ा गए। देखिए हर चीज अपने आप के नहीं, फ्रेम में अखिलेश होता जी है, चिड़चिड़ाती और कहाँ जो है चीजें, जी। हाँ नहीं मैं वही बता रहा हूं कि जो चीज हर चीज के अपने फ्रेम में होता है और उसके जी आधार पर हम लेते हैं। हमारा सारा सिस्टम इतना इम्परफेक्ट है। ठीक है अखिलेश जी ने, ठीक है हम पर वो हमको लेकर के उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, लेकिन भारत देश में जितने महकमे हैं, चाहे खेल में जाए, बिजनेस में जाए, पढ़ाई लिखाई में जाए, या तमाम क्षेत्र में जाए, अनेकानेक प्रतिभा एक तरह से दम घोट रही है, क्योंकि उसके उस पाइपलाइन से गुजारा ही नहीं जाता। और हम लोग जब बहस करते हैं तो हम अपने सामने का जो थिएटर देखते हैं उसी थिएटर के आधार पर चीजों का आकलन करते हैं। ये बात जी सही जी है कि अगर सिस्टम इतना फुल प्रूफ हो और सबके लिए अवसर की समानता हो, पूरा जी सिस्टम फुल प्रूफ हो, तो जी अनेकानेक प्रतिभाएं अनेकानेक फील्ड में उभरेंगी जी और वो एक सब लोगों को आश्चर्यचकित कर देंगी। इसीलिए जी आप सारे लोगों से मैं ये कह दूं कि मैं हमेशा रिफॉर्म की बात करता हूं, जी और रिफॉर्म की बात मुझे लगता है विमल जी भी इस पर तवज्जो दें कि चाहे जी जितनी आप बातें कर रहे हैं केवल उसके आंदोलनों के ट्रेडिशनल अप्रोच से न देख करके हम अलग अलग जी चीजों के पूरे तह में जाकर के अगर सारे बौद्धिक लोग एक उसका वो एक एनालिसिस करें और बताएं कि यहाँ पर ये चीज करेक्शन की जरूरत है, ये चीज करेक्शन की जरूरत है, और उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट है कि धर्म हमेशा संस्कृति का डोमेन है, सनातन भी संस्कृति का डोमेन है, आप पॉलिटिकल डोमेन में ले जाकर के उसका मिसयूज क्यों करते हैं, जी आप उसका जो है बेजा फायदा क्यों उठाते हैं। और मैं अंत में एक लाइन बस यही कहूंगा कि एक राजेंद्र सिंह जो बहुत बड़े जल पुरुष हैं, वो जी लखनऊ के कार्यक्रम में हमें मिले, तो उन्होंने अपने प्रेजेंटेशन में कहा कि सनातन का मतलब ही होता है, वो बीजेपी वादी बिल्कुल नहीं है, बीजेपी के जी विरोधी है बल्कि, कि जी सदा नित्य नूतन। जी सत्य मतलब सदा नित्य नूतन, जो चीज जी हमेशा नवीनीकरण को प्राप्त करती रहे, हमेशा जी अपने आप में परिवर्तन लाती रहे। बड़ा अच्छा जी परिभाषा जो है विमल जी ने इसका दिया, तो वो तो जी मोस्ट प्रोग्रेसिव थॉट है। लेकिन हम जी सनातन का मतलब ये लेते हैं कि जो हमारी धर्म की वो सारी चीजें चल रही हैं वो चीज चलती जी रहे। अखिलेश बहुत बहुत जी भारत के हिंदूवादियों और सनातन पर अटैक करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिक्कत तब आती है कि हम सारे धर्मों के रिफॉर्म एजेंडा पर बात नहीं करते, हम एक पॉलिटिकल चुप्पी साध लेते हैं एक धर्म के जी रिफॉर्म पर और दूसरे के रिफॉर्म पर घोर क्रिटिक हो जाते हैं, और जी उसमें वो कई चीजें पॉलिटिकली दूसरे को फायदा दे जाती है। जी इसीलिए जी हम अगर जी एक स्वर से रिफॉर्म की बात करेंगे, मैं याद करता हूं जो आरिफ मोहम्मद खान ने नरसिंह राव के बारे में समय बयान हो गया दिया था मनोज जी जी कि, जी जी हाँ हो गया एक लाइन, कि आप तुम मुस्लिमों के रिफॉर्मर क्यों बनते हो, वो अगर गटर जी में रहना चाहते हो तो लेट देम लिव इन द गटर। तो क्या ये अच्छी जी बात है? हम बौद्धिकों को एक बराबर स्वर में हर तरीके के रिफॉर्म की बात करनी चाहिए और एक तराजू जी पर हर चीजों को तोलनी चाहिए। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आज आज निश्चित रूप से सभी साथी ने बिल्कुल जो है बहस भी की है और उस बहस में विमर्श भी है, क्योंकि बहस जो है निषेधात्मक होती है, विमर्श जो है विधायक होता है। विमर्श से जो नवनीत निकलता है उसको समाज स्वीकार करता है। हम लोग बहसवादी नहीं है, विमर्शवादी है, हम लोग विमर्श के पक्षधर हैं। अंतिम सीन चुनाव का बाकी है, पॉलिटिकल ड्रामा का जो लास्ट सीन है वो बाकी है। आज से काउंटिंग शुरू कर लें और निश्चित रूप से जरा कांक्षा तो कहती है कि मैं उस घुंघरू की तरह हूं, कभी इस पग में कभी उस पग में बंधता ही रहा हूं मैं, लेकिन घुंघरू टूटे नहीं, जनाकांक्षा ना टूटे। जनता की भूमिका, दलों की भूमिका एक तारीख को खत्म होगी, लेकिन जनता की भूमिका और बढ़नी चाहिए। जो चेतना जगी है इसको कंटिन्यूटी देना चाहिए, इसको सनातन बनाना चाहिए, सातत्य प्रदान करना चाहिए। इसी आशा और विश्वास के साथ हम फिर कल हाजिर होंगे
यह बहस अपने मित्रों की अच्छी लगी होगी तो निश्चित रूप से बहस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और आप शामिल हों, आप सुझाव भेजें। हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि 1 तारीख तक हम लोग चुनावी बात करेंगे। 1 तारीख के बाद जो है क्रिएटिव गांव, गाय, गंगा, गीता, बेरोजगारी, गांव के सवाल, सनातन जीवन मूल्य, प्रकृति, पर्यावरण गंगा का सब इतना बात जिक्र मत किया करेंगे। कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बने रहिए, शुभ रात्रि।